जय हिंद एंड साइट असिस्टेंट्स। काफ़ी भारी मन के साथ बोलना चाहूँगी, ये है अलविदा क्लास। कहाँ 5-6 महीने प्रेपरेशन करके आज हम अपने वर्डिक्ट के लिए बैठे हैं कि यार फाइनली वो दिन आ गया है जब हमें पता चलेगा हमारी प्रेपरेशन कैसी है। लेकिन उतने ही जोश के साथ एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये क्लास जो है वो होने वाली है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्लास। ठीक है, क्यों? बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे हाईली रिपीटेड टॉपिक्स इन द स्टैटिक जीके ऑफ एफ कैट एग्जामिनेशन। ठीक है, आप लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, टॉकिंग अबाउट जीके, जीके इज दैट वन प्लेस वेयर आई एम द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टिंग व्हाट कैन कम इन द एग्जामिनेशन। ऑलरेडी करंट अफेयर्स जहाँ से लास्ट टाइम 15 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 25 मैंने कवर करा दिए, बहुत दिन पहले कवर करा के एकदम साइड में रख दिए हैं। टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 जो आते हैं स्टैटिक पोर्शन से, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि विद इन 50 क्वेश्चंस मैं आपकी सारी की सारी प्रेपरेशन करा दूंगी। राइट, यू रिमेंबर दिस क्लास? तो इसमें मैं 25 ही क्वेश्चन करा पाई थी। मैंने बोला था जो रिमेनिंग है 25 क्वेश्चन उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी, वो है ये वाली वीडियो। और आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो आज मैं इस क्लास में कवर करने वाली हूँ, बी दैट जोग्राफी, बी दैट पॉलिटी, बी दैट हिस्ट्री। अगर कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न पे आया तो वो यहीं से आएगा, और अगर भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न पे नहीं आया तो वो किसी से भी नहीं होगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस इस क्लास को प्रॉपर्ली कर लेना। एंड टॉकिंग अबाउट दिस क्लास, ये थोड़ी अलग इसलिए होगी बिकॉज तुम जानते हो कि वैशाली मैम कभी ज़्यादा बात नहीं करती है। तुम लोग मेरे बारे में सिर्फ एक दो चीज़ें ही जानते हो कि मैम हैड बीन ऑल इंडिया रैंक 26 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, 5 बार रिकमेंडेड है थ्रू एसएसबी फॉर एफ कैट एंड सीरियस एंट्री, है ना। तुम बस इतना ही जानते हो मेरे बारे में। आज तुम मेरी थोड़ी सी प्रेपरेशन जर्नी के बारे में भी जानोगे कि वो चीज़ें दैट हैज़ हेल्प्ड मी इन गेटिंग अमेजिंग स्कोर्स, अमेजिंग रैंक, एंड दिस माइट हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रेपरेशन। ठीक है, मैं कम बोलती हूँ लेकिन जिस दिन बोलूँगी वो बहुत ही सटीक बात बताऊँगी। तो इस क्लास में 2-3 मिनट मुझसे बेयर कर लेना, बिकॉज आज मैं तुम्हारे साथ मन खोल के तरीके बताऊंगी हाउ यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री ड्यूरिंग दिस एग्जाम, बिकॉज दैट विल मेक और ब्रेक what you will do in this examination. तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में पास किया गया था। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है बिकॉज इसमें बहुत सारे चेंजेस थे और पूछा गया इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसने प्रियम्बल को भी अमेंड किया था और इसमें 3 नई टर्म्स सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी जो है ये ऐड किया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसने पार्ट 4A जो है वो क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नए 10 फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं फॉर इंडियन सिटीजन्स अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, कमिटी बहुत जरूरी है, स्वर्ण सिंह कमिटी के अकॉर्डिंग 10 नए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट करी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टाइम एग्जाम में। ठीक है, फिर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आप लोग जानते ही है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे ये एडवाइस जो है वो बाइंडिंग कर दी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आते हैं, इसने डीपीएसपीज जो हैं वो बनाए अंडर आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A। नाउ दिस इज रॉन्ग बिकॉज बनाए नहीं, ऐड किए, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, 4 नए डीपीएसपी जो हैं वो ऐड किए गए थे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज 39। तो इसमें बात हुई है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी हेल्दी डेवलपमेंट। 39A इज अबाउट इक्वल जस्टिस। ठीक है, जस्टिस सबको इक्वल मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड होनी चाहिए हर इंसान के पास। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के लॉयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एनी ऑफ द केसेस दैट आर देयर। देन 43A जो है दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स को भी मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहिए। और 48A जो है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। अब मैं चाहती हूँ आप जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जल्दी से एक बार चेक करो एलएमआर में कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, आ गई बात समझ? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल सही है, फोर्थ जो है वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 दैट इज बी। अब बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये एक बार सुन लेना। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट तुम्हें सबको समझ आ गया। ओके, अब आते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट। मैं सारे अमेंडमेंट्स बता रही हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसने क्या किया, इसने पहली चीज़ तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस मैंशनड है वर्ड, ठीक है, आर्टिकल 352 के अंदर अंडर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, 352, उसमें इसको चेंज करके
आर्म्ड रिबेलियन जो है वो वर्ड इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद 44th ने ही राइट टू प्रॉपर्टी जो है दैट इज आर्टिकल 31, ये फंडामेंटल राइट्स में से हटा के इसको एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया अंडर आर्टिकल 300A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फंडामेंटल राइट अब ये नहीं है। और इसके साथ साथ जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी होगी, नेशनल इमरजेंसी अगर कभी भी होती है तो इंश्योर किया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों तभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस, ठीक है। समझ आ गया 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या हुआ। अब आ जाते हैं 52nd जो अमेंडमेंट एक्ट था, दिस वॉज इन 1985। इसमें क्या किया, एक 10th शेड्यूल जो है उसको ऐड ऑन किया एंड एज पर टू दिस एंटी डिफेक्शन जो है ऑफ MPs, MLAs एक्सेट्रा ये इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। समझ आ गया। सो ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने भी आपको बता दिए हैं। प्लीज स्टार मार्क ऑल ऑफ दीज, 42nd 44th और ये आपका 52nd, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल। तो फर्स्ट आ जाते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने मूव किया था, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अभी अभी हमने डिस्कस किया ही था, है ना, ये तीनों के तीनों जो हैं 42nd जो अपना अमेंडमेंट था उसमें एड ऑन हुए वर्ड जस्टिस, जो आइडियाज़ ऑफ जस्टिस है जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आते हैं, ये आइडिया लिया गया है यूके से। नाउ दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये USSR जो आज की डेट में रशिया है उससे लिया गया है और पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, तो सी इनकरेक्ट है। टॉकिंग अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। तो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किससे इंडिया ने क्या पिक किया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक है। जो इमरजेंसी प्रोविजन है हमने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए, जुडिशियल रिव्यू या फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेट्रा ये सारे हमने US से लिए। कनाडा से हमने क्या लिया है, हमारा सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दैट वी हैव टेकन फ्रॉम कनाडा। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट जो है ये ली है हमने। फिर हम बात कर लेते हैं यूके से हमने बाइकार्मलिज्म लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने इनसे ली है। DPSPs कहाँ से लिए, ये बहुत ज़रूरी है, स्टार मार्क दिस, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फ्रांस से हमने ये लिया ऑफ कोर्स, अभी डिस्कस ही किया था हम लोगों ने। फिर आ जाते हैं जर्मनी जो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम जर्मनी। फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और आइडियल्स ऑफ जस्टिस ये हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रॉम सोवियत यूनियन, ठीक है, याद रहेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये देखो ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत प्रॉपरली गिवन है। टोटल कितने अपने पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सब आर्टिकल्स हैं जिसमें चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोलते हैं कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ये किसके अंडर आता है, राइट ऑफ इक्वालिटी के अंडर आता है, ठीक है। फिर अगर बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है ये किसके अंडर आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इट्स नॉट राइट टू इक्वालिटी, इट इज एक्सप्लॉयटेशन से बचाना बच्चों को, ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें ये जो भी चीज़ें हैं सब आर्टिकल्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज़ ध्यान से देख लेना, ये सारे बहुत ज़रूरी हैं। इसमें से अगर मैं बात करूँ क्या हमने US से, फ्रांस से बोरो किया, अभी आई डिस्कस्ड एवरीथिंग विद यू प्रॉपर्ली, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं हो सकती है बता चुकी हूँ। फंडामेंटल राइट जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं और फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लो, ठीक है। समझ आ गए आपको ये सारी चीज़ें। अब 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, वो आप जल्दी से आंसर करो। फर्स्ट इज दिस और इसके बाद ये सेकंड है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा इमरजेंसी भी बता देती हूँ। देखो इमरजेंसी से भी क्वेश्चन आता है, यू शुड नो अबाउट 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज जो इंडिया में है। द फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी, सेकंड इज प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, और एक अपना आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। किसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए इंप्रूव करने के लिए, आपको वो पता होना चाहिए, और किसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए आपको वो पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ आपको नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। अप्रूवल टाइम इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि कितने टाइम तक रह सकते हैं, ये इंडेफिनेट रह सकती है, इसको रीअप्रूव करवाना पड़ता है बार बार 6 महीने में। ये एट मैक्स 3 साल रह सकती है, और कंडीशंस होती हैं कुछ आफ्टर फर्स्ट ईयर, दैट इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, और ये इंडेफिनेट है, इसमें मतलब कोई अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच। टॉकिंग अबाउट दिस, ये सिर्फ प्रेसिडेंट अलोन,
इसमें प्रेसिडेंट अलोन, इसमें प्रेसिडेंट जो है उन्हें बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और लोकसभा रेजोल्यूशन एक्सेट्रा, देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ये वाला रिवोकेशन के लिए आपको इसकी ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे, एटलीस्ट एफ कैट में नहीं, CDS में तो ऑफकोर्स दे लास्ट। ठीक है, आज तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है? 3 बार लगी है, 62, 71 और 75 में। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल तो भाई बहुत ही बार हो चुका है। और आज तक इंडिया में क्या नहीं लगा है? कभी भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया आप लोगों को? अब जल्दी से इसके आंसर मुझे बताओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर ऑल ऑफ यू। मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस मिनिस्टर बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको एजुकेशन मिनिस्टर पता होने चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट हु इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी मिसलेनियस LMR में आपको कवर करा रखा है। इट्स जस्ट अ क्विक रिविजन टू सी थ्रू कि आपको याद है कि नहीं। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट गैलेंट्री अवार्ड्स पे। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चंस भी एक बार देख लेंगे हम। तो गैलेंट्री अवार्ड में जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज वॉर टाइम एंड पीस टाइम अवार्ड्स। ठीक है, तो वॉर टाइम में अगर हाईएस्ट की बात की जाती है दैट इज परमवीर चक्र, और इसी के पैरेलल अगर पीस टाइम में बात की जाती है दैट इज अशोक चक्र। ठीक है, तो हमारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र क्या है? वॉर टाइम। और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र क्या है? दीज आर पीस टाइम। अब क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं आजकल? दे आस्क कि परमवीर चक्र जो है इसमें क्या है? सो बीच में आपको स्टेट एम्बलम नजर आ रहा होगा और साइड में ये जो नजर आ रहा है दीज आर इंदिराज व्हाट? वज्र। ठीक है, टॉकिंग अबाउट महावीर चक्र यू कैन सी स्टेट एम्बलम इन हियर, राइट। और सिल्वर स्टार आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द सिल्वर स्टार। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वीर चक्र। इसमें 5 पॉइंटेड स्टार है, ध्यान से देखना, 5 पॉइंटेड स्टार। ठीक है, एंड ये सर्कुलर बीच में एम्बलम है यहाँ पर, चक्र इनसाइड यू कैन सी द चक्र। ठीक है, क्लियर हो गया? पहली चीज तो आजकल ये पूछ रहे, दूसरी चीज क्या पूछ रहे? दे ऑल्सो आस्क अबाउट दिस, कि इसमें जैसे दिल से कि देर इज वन ग्रीन और उसको बीच में ऑरेंज लाइन ने 2 पार्ट में रिबन को कट किया। इन द सेम वे दे कैन ऑल्सो से कि देर इज ग्रीन में 2 लाइन जो है ऑरेंज की हैं, फिर ग्रीन में 3 लाइन जो है ऑरेंज के, इस तरीके से आता है। ये पूरा पर्पल है, ठीक है, वाइट एंड ऑरेंज है। ठीक है, सो इस तरीके से दे लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिबन एज वेल। ठीक है, फिर क्वेश्चन कैसे आ जाता है? हाईएस्ट तो बता ही दिया आपको मैंने, हाईएस्ट पीस टाइम एंड वॉर टाइम वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है फर्स्ट हु इज हु, जैसे कि पूछ लेंगे फर्स्ट एंड ओनली फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स जिन्हें क्या मिला है? जिन्हें मिला है परमवीर चक्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों, 1971 में मिला था। इन द सेम वे फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ PVC जो है दैट इज मेजर सोमनाथ शर्मा, 1947। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है अभी रिसेंटली किसे दिया गया है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। फर्स्ट किसे मिला था? हवलदार बच्चीतार सिंह। ठीक है, और नायक नार बहादुर थापा। ठीक है, फर्स्ट वुमेन एंड यंगेस्ट रेसिपिएंट अगर पूछे तो निर्जा भानोट, याद रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट हु इज हु का वुमेन में भी आ जाता है, जैसे फर्स्ट वुमेन टू गेट गैलेंट्री अवार्ड कौन है? दैट इज मेजर मिताली। ठीक है, और इसमें ये आ सकता है कौन सा मेडल मिला है उन्हें? सेना मेडल। फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स जिन्हें VSM वायुसेना मेडल मिला है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ठीक है, याद रहेगा। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दीज। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है अलग अलग अवार्ड्स। आई वांट टू शो यू ऑल्सो किस टाइप से आता है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे आपसे ये पूछ लेंगे कि जो अकेडमी अवार्ड्स है वो किस फील्ड में दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक में दिए जाते हैं, एमी अवार्ड्स जो हैं टेलीविजन इंडस्ट्री, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड किस लिए दिए जाते हैं? फर्स्ट हु इज हु का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि जी कुरूप जो हैं, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। फर्स्ट वुमेन की अगर मैं बात करूं दैट इज आशा पूर्णा देवी। सो फर्स्ट हु इज हु टाइप के क्वेश्चन, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था, राइट, इससे पहले, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट हु इज हु आ सकता है, फर्स्ट पर्सन टू गेट इन चेस, फर्स्ट वुमेन वेट लिफ्टर, ठीक है, फर्स्ट टेनिस प्लेयर। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। तो ये अच्छे से आपके ऑलरेडी LMR बहुत पहले मैं दे चुकी हूँ। आई एम होपिंग आपको याद हो गया होगा ये सब कुछ। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए किस फील्ड में दिया जाता है कौन सा अवार्ड।
आ गई बात समझ। जैसे एग्रीकल्चर जो है स्पेसिफिकली जो साइंस वाले हैं ना, जैसे धनवंतरी अवार्ड, बोर्लोग अवार्ड, ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ अवार्ड्स वो पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे करंट अफेयर्स की और दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। जैसे नोबेल प्राइज जो है दिस इज गिवन इन विच फील्ड, जैसे कि पीस में दिया जाता है लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आपको ध्यान देना है, थोड़ा लेट शुरू हुए थे, 1901 में केमिस्ट्री शुरू हुआ था और इकोनॉमिक्स जो है 1969 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये तो बिल्कुल सही है। नोबेल प्राइजेस जो इंडियंस हैं जिन्हें नोबेल प्राइजेस मिले हैं, मैं ऑलरेडी आपको इससे पिछले वाली वीडियो जिसमें 25 क्वेश्चंस कवर कराए थे उसमें कवर करा चुकी हूँ। और इस बार 2026 में अभी तक कोई रेसिपिएंट्स नहीं है, इसलिए अभी हमें नोबेल प्राइज़ याद नहीं रखने हैं, लास्ट 2025 में ही दिए गए थे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। टॉकिंग अबाउट वॉर टाइम एंड पीस टाइम अवार्ड जो हाईएस्ट है, जल्दी बताओ, अभी मैंने तुम्हें बताए थे, जल्दी कमेंट करो, ठीक है। फिर आते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अच्छा हाँ, भारत रत्न में ना एक दो चीज़ें और बताना चाहती हूँ, जैसे कि फर्स्ट फॉरेनर, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट फॉरेनर जिन्हें मिला था उनका नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। फर्स्ट इंडियन अगर पूछ लेंगे, फर्स्ट नॉर्मली फर्स्ट भी पूछ लेते हैं, तो आपको क्या करना है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। दूसरे जो हैं दैट इज सी राजागोपालाचारी, और एक और हैं दैट इज डॉक्टर CV रमन। क्लियर हो गया, फर्स्ट इंडियंस एंड फर्स्ट फॉरेनर्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फर्स्ट एंड ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्हें दिया गया है भारत रत्न कौन है? JRD टाटा। और अगर फर्स्ट वुमन की बात की जाए तो फर्स्ट वुमन जिन्हें दिया गया था दैट इज इंदिरा गांधी। क्लियर है। फिर हम आ जाएंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड, बहुत ध्यान से देखना, 1957 में इंस्टीट्यूट हुए थे। फर्स्ट इंडियन जिन्हें दिया गया है, फर्स्ट इंडियन दैट वाज इन 1958, द आंसर इज विनोबा भावे, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं वीर चक्र। वीर चक्र जो है दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी इन इंडिया। यार ये तो बिल्कुल ही गलत है, आपको पता है इसका आंसर क्या है? जल्दी बताओ, ब्रेवरी के लिए कौन सा दिया जाता है? देखो कौन सा है, परमवीर चक्र, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ जो इंडियंस हैं जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि VS नायपॉल, सलमान रश्दी, इनको कौन सी बुक के लिए मिला है? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसे आ जाता है? द वाइट टाइगर इज रिटन बाय हुम? अरविंद अडीगा दे देंगे, किरण देसाई दे देंगे, एंड दे लास्ट यू टू चूज, सो यू शुड रिमेंबर दिस एज वेल। टॉकिंग अबाउट क्या कहते हैं अभी जो करंट अफेयर्स में रहा है, तो 60th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, जो 2025 का भी 2026 में दिया गया है, दैट इज R. Vairamuthu. He is the first Tamil poet and third Tamilian to get this award, ठीक है। Talking about this one, this is important because जो Boom, that is a Manipuri film, इसने लंदन में जीता है BAFTA Best Children's and Family Film 2026. So this can also be asked in the examination, ठीक है। हो गया क्लियर सबको? अवार्ड्स के बाद जो नेक्स्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ गेम, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, सब कुछ हुआ है। फीफा ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे एशियन गेम की। देखो एशियन गेम जो है अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है नागोया जापान में 2026 में। थर्ड टाइम जापान जो है होस्ट कर रहा है। इससे पहले 1950 में टोक्यो में हुआ था और 1994 में हिरोशिमा में हुआ था, ठीक है। 30 में दोहा में होने वाला है, 34 में रियाद में होने वाला है, याद रखना। मैस्कट होनोहोन जो है दैट इज अ मैस्कट। इमेजिन वन एशिया मोटो है। मैक्सिमम होस्ट कौन रहा है आज तक? बैंकॉक, थाईलैंड, 4 टाइम्स टोटल, ठीक है। अब बात करें अगर हम ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर्स एक्सेट्रा, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द एशियन गेम्स, फर्स्ट टाइम कब हुए थे? 1951 में हुए थे न्यू दिल्ली में। उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ओपन किए थे, ठीक है। एवर ऑनवर्ड दैट इज द मोटो गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑफिशियल जो एम्बलम है दैट इज अ ग्लोइंग रेड शाइनिंग सन। इंडिया ने टोटल आज तक 2 ही बार होस्ट किए, 51 में जब ओपनिंग मतलब बिल्कुल फर्स्ट एडिशन था, एंड 1982 में भी, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, सचिन नाग, इसके अलावा भी बहुत सारे फर्स्ट हुए हैं जो ऑलरेडी मैंने LMR में कंप्लीट किए हुए हैं, एक बार देख लेना। जापान जो है उसने 8 एडिशन जो इनिशियल वाले थे उसमें डोमिनेट किया, लेकिन उसके बाद से हमेशा चाइना जो है दैट हैज़ टॉप्ड एवरी एडिशन। आ गई बात समझ।
कॉमनवेल्थ की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट टाइम 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, ठीक है। तो अगर अब आप देखेंगे जो 2030 में जो कहाँ होने वाले हैं, अहमदाबाद इंडिया में होने वाले हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द 100th एनिवर्सरी, स्टार मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले 2010 में इंडिया ने एक बार होस्ट किया हुआ है न्यू दिल्ली में, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो आप लोग जैसे जानते हैं इस बार ये ग्लासगो में हुए हैं, ठीक है। मोटो क्या रहा है, मोर देन मेडल्स। और फ्लैग बेयर, सॉरी मैस्कट की बात करूँ तो फिनी। फ्लैग बेयरर की अगर मैं बात करती हूँ इंडिया की तरफ से मीराबाई चानू हैं। एंड सेरेमोनियल बेटन बेयरर कौन है, लवलीना। शी इज़ फ्रॉम बॉक्सिंग। आपको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स एसोसिएटेड है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला, तो क्वेश्चन आ सकता है स्कॉटलैंड में इससे पहले कितनी बार हुआ है। टोटल 4 टाइम्स हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1970, 86, 2014 और अब ये 2026। मैक्सिमम टाइम अभी भी ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट है, टोटल 5 टाइम्स, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द मेडलिस्ट, आई फील अब तक एफकैट बन चुका होगा। ऑफकोर्स एफकैट का एग्जाम जब ये स्टार्ट हुआ आपके कॉमनवेल्थ गेम्स, तो वेरी लेस चांसेस दैट यू कैन सी दिस कमिंग इन द एग्जाम, सो यू कैन लीव इट ऑल्सो, ठीक है। टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग सेरेमनी, तो जैस्मीन लंबोरिया जो हैं, शी वॉज द फ्लैग बेयरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी। टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर जो IOA प्रेसिडेंट है हमारी, PT उषा, ठीक है। सो इन्होंने फॉर्मली रिसीव क्या किया है, कॉमनवेल्थ फ्लैग, ताकि अब गेम्स जो हैं 2030 में कहाँ होंगे, गुजरात में होंगे। क्लियर हो गया सबको। अब आ जाते हैं हम लोग 25th विंटर ओलंपिक गेम्स में। सबसे पहली चीज़ ओलंपिक गेम्स की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे, दिस वाज इन एथेंस इन 1896। ग्लोबल मोटो क्या है, सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्यूटियर, ठीक है। इसकी आपको इंग्लिश वर्जन पता होना चाहिए, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ओलंपिक रिंग्स, इसमें 5 जो है कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करती है। ब्लू स्टैंड्स फॉर यूरोप, ठीक है। येलो इज़ फॉर एशिया, ब्लैक इज़ फॉर अफ्रीका, ग्रीन जो है ओशियाना का है, एंड रेड जो है दिस इज़ फॉर अमेरिका, ठीक है। याद रखना ये आता है इसलिए बता रही हूँ। इस बार की रैंकिंग की बात करूँ, पहली चीज़, इंडिया ने आज तक कोई भी विंटर ओलंपिक मेडल नहीं जीता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए रैंकिंग, तो अभी इस बार रैंकिंग कुछ ऐसी है, फर्स्ट है नॉर्वे, सेकंड USA एंड थर्ड नेदरलैंड्स। गोल्ड मेडल एक बार देख लेना। अब बात करते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि मिलान और कॉर्टना जो हैं 2 सिटीज़ हैं जिन्होंने को होस्ट किया है किसी विंटर ओलंपिक्स को। तो दिस इज़ थोड़ा सा अलग, तो ऐसे क्वेश्चन यूजुअली एफकैट पूछता है, ठीक है। और अगर मोटो की बात करें, इट्स योर वाइब जो है वो मोटो रहा है। टीना और जो माइलो हैं ये क्या हैं, मैस्कट्स रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा टॉकिंग अबाउट 2030 में कहाँ होगा, फ्रेंच एल्प्स, फ्रांस में। और 27th दैट इज़ 2034 में जो अपना एडिशन होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी इन उटाह इन USA। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओलंपिक्स। अब हम आ जाते हैं जहाँ एक और बहुत ज़रूरी चीज़, फर्स्ट हु इज़ हु देख लेना, फर्स्ट इंडियन टू गेट मेडल इन दिस दैट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने LMR में कंप्लीट की हुई है। यहाँ मैं आपके साथ करंट अफेयर्स मेजरली डिस्कस कर रही हूँ अभी, ठीक है, बिकॉज आई एम श्योर स्टैटिक मुझे दिए हुए अच्छा 1 हफ्ता हो चुका है आपको, आई एम श्योर आपने वो पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Satvik Sairaj and Chirag Shetty. Star mark this because they have become first Indian men's double player to achieve what? ये चारों की चारों चीज़ें, आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव। ही इज़ वर्ल्ड नंबर 1, दोनों ने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग ली है, ठीक है। साथ के साथ सुपर 1000 टाइटल, फर्स्ट एशियन गेम गोल्ड इन मेंस डबल एंड एशिया चैंपियनशिप में भी गोल्ड। सो ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन अचीव्ड बाय बोथ ऑफ देम। स्टार मार्क दिस, यू विल सी दिस क्वेश्चन कमिंग अप इन द एग्जाम, मुझे मतलब गट फीलिंग आ रही है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाएंगे कि ये कप किससे एसोसिएटेड है, तो ऊबर कप जो है बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, येस एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाता है सही। फिर हम आ जाते हैं टॉकिंग अबाउट होम रन, दिस इज रिलेटेड टू बेसबॉल, तो ये हो गए अपने विच टर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है। जैसे बर्डी जो है गोल्फ से रिलेटेड है, बंकर जो है पोलो, बिल्कुल सही। एस जो है स्विमिंग, ना दिस इज रॉन्ग, एस इज नॉट रिलेटेड टू स्विमिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है।
फिर आते हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इसमें 11 प्लेयर्स है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जो भी बुक्स लिखी हुई हैं, जैसे मिल्खा सिंह ने या फिर कोई भी और ऐसी उनकी ऑटोबायोग्राफी एक्सेट्रा, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी स्पोर्ट्स LMR में है, एक बार प्लीज़ थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, ओके। ऑल्सो जो निक नेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है, निक नेम्स भी आपको पता होने चाहिए। नाउ दिस इज़ द करंट अफेयर, बहुत ध्यान से सुनना। इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड एक बुक है जो कि किसने लिखी है, के अरुमुगम, ही इज़ वॉट, ही इज़ एन हिस्टोरियन, ठीक है। दिस इज़ रिटन ऑन इंडियाज़ हिस्टोरिक ट्रायम्फ एट एम्स्टरडैम ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये अभी बुक है जो रिसेंटली न्यूज़ में रही है। अब एक बार ना मैं आपको थोड़ा सा LMR में दिखा देती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ये सारी की सारी टर्म्स है, एक बार गो थ्रू कर लेना। नंबर ऑफ प्लेयर्स एक बार पक्का से देख लेना, इसमें आप कैसे कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो, जो 1-1 वाले हैं उनको साथ में कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कप्स एंड ट्रॉफीज, ओके, एंड निक नेम्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, निक नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि अच्छा विजर्ड ऑफ हॉकी कौन है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, तो इनके नाम पे अवार्ड भी है, राइट। फिर मैरी कॉम को क्या बोला जाता है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला जाता है, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनेटर किसे बोला जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। आगे बात समझ, ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से जितनी भी अपनी बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज है, जैसे सनी डेज जो है, दिस इज बाय सुनील गावस्कर, ठीक है। सौरव गांगुली की कौन सी है, सेंचुरी इज नॉट इनफ। रवि शास्त्री, द प्लेयर इन माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, ओके। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इन्हें कैंसर हुआ था उसके बाद इन्होंने लिखी थी, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सुरेश रैना, बिलीव। VVS लक्ष्मण, 281 एंड बियॉन्ड। साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन। सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स। उसेन बोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फास्टर देन लाइटनिंग, माई स्टोरी। मास्टर माइंड, विश्वनाथन आनंद, ओके। अनगार्डेड जो है मिथाली राज के। गोल जो है इज दैट ऑफ ध्यानचंद। अनब्रेकेबल, MC मैरी कॉम। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर आप एक बार ये थोड़े से गो थ्रू कर लेना, ओके। स्पोर्ट्स के बाद एक बार थोड़ी सी साइंस भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनली के निकनेम्स एंड उनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, बिकॉज सारे के सारे काम जो हैं असाइन करना, मैनेज करना, दैट इज डन बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द मेम्ब्रेन, वो क्या है, एक गेट कीपर है, ठीक है, ऑफ द सेल। अब आ जाते हैं गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या है, दिस इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्यों, बिकॉज चीज़ें जो हैं उन्हें पैक करके डिलीवर करना, दैट इज द वर्क ऑफ गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। प्रोटीन के पैकेजेस जो हैं वो भेजती है। सेकेंड जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज SER एंड RER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो है ये बनाती है लिपिड और रफ जो है ये बनाती है प्रोटीन। से बनाती ही नहीं है, उसको और भी क्या करती है, उसको ट्रांसपोर्ट भी करती है, याद रखना, स्टार मार्क दिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है, जैसे कि सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रल वैक्यूल, वेयर एज फ्यू विच आर जस्ट एंड जस्ट फाउंड इन एनिमल सेल, जैसे कि लाइजोसोम, सेंट्रोसोम्स, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल की क्या ज़रूरत है यार प्लांट को, देखो अगर आप नोटिस करोगे, प्लांट्स दे कैन नॉट मूव, दे नीड समथिंग फॉर व्हाट, स्ट्रेंथ, फॉर रिजिडिटी, तो इसलिए बीच में काफ़ी हैवी एक वैक्यूल होता है विच कैन गिव इट सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। आ गई बात समझ। अब बात कर लेते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम जो है इनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, जितना भी कचरा होता है ना सारा इकट्ठा होता है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उस चीज़ को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इन द सेम वे व्हाट हैपन्स, जब सेल की डेथ होने वाली होती है तो दैट टाइम इट बर्स्ट एंड जितने भी इसमें एंजाइम्स होते हैं वो पूरी की पूरी सेल को क्या कर जाते हैं, इट फिनिशेज इट ऑफ। सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूँ, सो ATP जनरेशन, एवरीथिंग, जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है बेसिकली। अगर आप देखेंगे, अगर लाइट चली जाए घर में तो कुछ काम नहीं होगा। इन द सेम वे माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट देयर, कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज़ नोन एज द किचन ऑफ द सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाना वगैरह सब कुछ अगर देखा जाए वो यहाँ बनता है। टॉकिंग अबाउट द राइबोसोम्स, दिस इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इफ यू विश टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो प्लीज इसका ले लेना, बिकॉज यहाँ पे ना सारी चीज़ें ब्रीफली गिवन है, साथ के साथ आपको याद हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड द ओर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम में कहाँ से मिलता है,
बॉक्साइट से। जिंक हमें कहाँ से मिलता है? कैलामाइन या फिर जिंक ब्लेड से। द सेम वे लेड हमें कहाँ मिलता है? गलीना या सेरुसाइट से। और मर्करी जो है हमें कहाँ से मिलता है? सिनाबार से। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। तो ये तो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सोडियम की अगर मैं बात करूँ हमें रॉक सॉल्ट से मिलता है, ठीक है। कॉपर का याद रखना, हमें कॉपर ग्लैंड से भी मिलता है और कॉपर पायराइट से भी मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टार मार्क कर लो, आयरन के हैं। आयरन जो है हमें मैग्नेटाइट से भी मिलता है और हेमेटाइट से भी मिलता है, स्टार मार्क दिस, ठीक है। इसके बाद ये हटा दो, यहाँ पे इट इज़ लेड, ठीक है। तो PbS जो है दैट इज़ गलीना, यहाँ से हमें क्या मिलता है? लेड मिलता है। और टिन की अगर मैं आपसे बात करूँ, कैसेटराइट और जो है वहाँ से हमें टिन मिलता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब आपने इसका आंसर फॉर श्योर मर्करी दिया होगा एंड दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है? इन्होंने नॉन मेटल बोला है एंड दैट इज़ हाउ आप मिस्टेक करके आते हो एग्जामिनेशन में। तो इसका आंसर क्या होगा? खुद बताओ जल्दी से, क्या होगा? इज इट ब्रोमीन? येस और नो? जल्दी बताओ, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं या फिर मेटल्स हैं जिनकी कोई स्पेशल क्वालिटी है। ऑल्सो मुझे एक और आंसर आप दो, एक और ऐसा मेटल बताओ। जैसे आपको ये तो पता चली गया मर्करी इज ऑल्सो मेटल विच इज़ लिक्विड इन स्टेट। एक और ऐसा मेटल है दैट इज लिक्विड इन स्टेट, जल्दी से मेंशन करो, आगे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, ओके। ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अभी भी बताया है तो मैंने आपको, ठीक है। टॉकिंग अबाउट मेटल जो कि लिक्विड है, एक तो आपको पता है मर्करी, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा इज गैलियम, ओके। आयोडीन की अगर मैं बात करूँ, ये चमकता है तो इसमें मेटालिक लस्टर है, ठीक है, एंड स्लाइट कंडक्टिविटी इज ऑल्सो सी। टॉकिंग अबाउट सिल्वर, सिल्वर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो किसकी है? सिल्वर की है। हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल क्या है? डायमंड। अब जितने भी एलोट्रॉप्स हैं ऑफ डायमंड ऑफ कार्बन, सॉरी, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता ही आता है। ये मैंने ऑलरेडी LMR में डाला हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, C60, तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद गैसेस, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी, तो नॉन इन्फ्लेमेबल जो लाइट गैस है दैट इज हीलियम, है ना। ये सारी मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी इन द पार्ट 1 दैट वी डिस्कस, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मेटल्स एंड उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़। सिल्वर जो है दैट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आयरन जो है इट इज़ अ मैग्नेटिक मेटल। उसके बाद गैलियम एक ऐसा है जो कि मेल्ट किस पे हो जाता है? हाथ पे ही, जो हाथ की जो वो है ना हीट, उसी से हो जाता है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हमने देख लिया। हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, रोडियम है, ठीक है। प्रिवेंट्स कोरोजन, मतलब इसकी जो टिन है इसकी टिनिंग की जाती है आइडियली टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द नेटल स्ट्रिंग। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिथेनॉइक एसिड। सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए दैट इज ये आपका जो 7 है दिस इज नोन एज न्यूट्रल, ठीक है। pH जो होता है दैट डिसाइड्स वेदर द थिंग इज व्हाट, इट्स न्यूट्रल, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर ये ऑब्जर्व करते हो तो दैट इज एसिडिक, ठीक है। नहीं है तो दैट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर। हाइड्रोजन आयन पे सब कुछ डिपेंडेंट है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ 7 से लेकर 0 से लेकर 7, ये आपका क्या है? दिस इज एसिडिक। एंड आपका 7 से लेकर 14 जो है दिस इज बेसिक, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, टीयर और जो ब्लड है ये क्या होता है? एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? जल्दी बताओ। सो 7.4 होती है इसकी, तो 7.4 मतलब ये आपके 7 से 14 के बीच में है, इसका मतलब बेसिक होगा, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं जैसे कि प्योर वाटर, सॉरी, सी वाटर, बेकिंग सोडा, अमोनिया, ब्लीच, ये क्या है? दीज आर बेसिक। वेयर एज अगर मैं बात करूँ स्टमक एसिड, लेमन जूस, कॉफ़ी, ये सब क्या है? एसिडिक होते हैं, ठीक है। और मेजरली आप नोटिस करोगे जितनी भी खट्टी चीज़ होती है, मेजरली बोला है मैंने, ध्यान से सुनना, ठीक है, सारी नहीं, मेजरली जितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी वो एसिडिक नेचर की होती हैं, ठीक है। उसके अलावा चलो आपके लिए क्वेश्चन है, टमेटो का बताओ मुझे, टमेटो जो है उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिक एसिड होता है? जल्दी से बताओ, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा आप देख लो थोड़ा सा, जैसे कि अगर चींटी ने काटा तो फॉर्मिक एसिड उसने आपकी बॉडी में रिलीज़ किया, जिसकी वजह से आपने देखा है ना थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ओके। उसके बाद मैलिक एसिड किस में होता है? दिस इज एन एप्पल। टार्टरिक एसिड किस में होता है? ग्रेप्स में होता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एलॉयज एंड द कॉम्पोजिशन।
सबसे पहले देखते हैं सोल्जर, ये क्या होता है, दिस इज पीबी प्लस एसएन। पीबी क्या होता है, दिस इज लेड, और एसएन क्या है आपका, टिन। ठीक है, ब्रॉन्ज की अगर मैं बात करूं, दिस इज कॉपर प्लस टिन। गन मेटल क्या है, गन मेटल इज कॉपर प्लस जिंक along with एसएन। ठीक है, वेयर एज जर्मन सिल्वर जो है ये भी कॉपर प्लस जिंक है, लेकिन यहाँ पर क्या इसके साथ निकल है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको ऑफकोर्स मैच द फॉलोइंग करा दिया, ए बी सी डी में से क्या आंसर है, जल्दी बताओ। इसके साथ साथ क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आ जाता है दैट इसमें से कौन सा जो है उसको कॉइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर आ सकता है दैट, अच्छा कॉइन के लिए जैसे यहाँ पे मंस मेटल भी आपका, ठीक है, फ्रेम ऑफ एरोप्लेन के लिए किसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर आ सकता है इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह के लिए किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, बेल्स एंड स्टैचूज। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन सी कमिंग अप इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज कॉमन नेम्स, और कॉमन नेम्स के साथ साथ आपको यूजेस भी पता होने चाहिए। आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये आपका होता है वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा की अगर मैं आपसे बात करूं, कैसे याद करोगे, NaH, ये देख रहे हो आप, NaHCO3। तो H जो है इससे मैं कैसे याद कर लेती थी कि सोडियम, बाय के लिए H है, कार्बोनेट। ठीक है, याद हो गया, मतलब द वंस हु आर नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड उनको याद कराने का सिंपल सा तरीका है। टॉकिंग अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की अगर मैं आपसे बात करूं तो दैट इज CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। क्विक लाइम क्या होता है आपका, कैल्शियम CaO। तो ऑफकोर्स आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने पूछा था इनकरेक्टली ना, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ये इनकरेक्ट है बिकॉज क्विक लाइम होता है आपका CaO। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो एक दो बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि लाइम वाटर क्या होता है। तो जब भी कभी क्विक लाइम को पानी के साथ, पानी मतलब क्विक लाइम में डाला जाता है तो क्या बनता है, CaOH2। दिस इज नोन एज लाइम वाटर। इन द सेम वे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अगर हम जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। जिप्सम को हीट करने के बाद POP बनता है। ठीक है, दैट इज जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2। अगर मैंने इसको हीट किया तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बन जाएगा CaSO4.12H2O। नाउ दिस इज POP, जिसको आप यूज़ करते हैं ना घर में, मतलब यूजुअली जैसे आपको फॉल सीलिंग वगैरह जो है रेडी करनी है, सीलिंग रेडी करनी है, तो सीलिंग के वहाँ पर जो डेकोरेशन वाला पार्ट होता है POP से किया जाता है। ठीक है, फिर कभी कभी क्वार्ट्स भी पूछ लेते हैं। क्वार्ट्स क्या है आपका, क्वार्ट्स इज SiO2। सो इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जैसे आपके लिए मतलब मार्क कर दिया एक्वा रेजियो की अगर मैं बात करूँ, सो इट इज़ इट्स यूज फॉर डिजॉल्विंग प्लैटिनम एंड गोल्ड। तो आपको पता होना चाहिए रेशो ऑफ HNO3 एंड HCl। यहाँ पर ब्राइन जो है दैट इज NaCl, लाइमस्टोन क्या है CaCO3, लाफिंग गैस इज N2O, इसको N2O, और इसको एनेस्थेटिक्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एनेस्थेशिया, आई होप यू नो दैट राइट, उसका क्या रोल होता है। तो एज एन एनेस्थेटिक लाफिंग गैस को यूज़ किया जाता है। टॉकिंग अबाउट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज MgOH2। ठीक है, क्विक सिल्वर की अगर मैं बात करूँ, दिस इज यूज इन बैटरीज एंड थर्मोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, एक तरफ से आप याद कर लो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ, क्या होता है यूजुअली आपकी जो क्या कहते हैं वेवलेंथ है ना, वो बढ़ती चली जाती है। हाईएस्ट वेवलेंथ आप देख सकते हो यहाँ पर किसकी है, रेडियो वेव्स के। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट क्या होगा, इट विल बी हियर, फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी ऑपोजिट ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट वेवलेंथ यहाँ है, तो लोएस्ट वेवलेंथ आपको गामा रेज की देखने को मिलेगी। इन द सेम वे अगर मैं आपसे बात करती हूँ विजिबल लाइट की, तो आप लोगों को पता है विबग्योर करके होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है तो ऑफकोर्स ऑपोजिट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, सो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, अगर हम विबग्योर में बात करें तो दैट इज़ ऑफ रेड, आप देख सकते हो ना यहाँ पर। एंड पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, दैट इज़ ऑफ वायलेट। ठीक है, तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देख लो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है यहाँ पर, गामा रेज की। आंसर क्या हो जाएगा, ए गामा रेज। सेम वे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है,
सबसे पहले एक बार हम इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं कि एक फिनोमेना जो है लाइट का, ड्यू टू विच सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है जब भी कभी एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से दूसरे में जाता है। देखो, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे मिरर की अगर मैं बात करूँ, ट्रांसपेरेंट नहीं है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो ये मतलब रिफ्लेक्शन का बता रही हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर रिफ्लेक्शन नहीं है, क्वेश्चन का आंसर तो आपका रिफ्रैक्शन होगा। क्यों होगा बताती हूँ। तो रिफ्लेक्शन क्या है, ये आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो मिरर में आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं मैग्नीफिकेशन। आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं, 2x 3x हो जाता है, ठीक है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, व्हाट इट इज़, जैसे कि आपने देखा कि एक ऐसा है कि थोड़ा सा मीडियम डेंस है कंपैरेटिवली, चलो इसको एक हम ग्लास का स्लैब मान लेते हैं, डेंस मीडियम है। बाहर एयर जो होगी ऑफकोर्स वो रेयरर मीडियम होगी कंपैरेटिवली, है ना। तो रेयरर मीडियम में यूजुअली क्या होगा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल लाइट आनी थी, ठीक है, और इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, यहाँ से हम नॉर्मल मान लेते हैं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ओके, ऑन इट 90 डिग्रीज पे ये। तो उसको जाना तो आइडियली ऐसे चाहिए था, लेकिन आप क्या नोटिस करोगे कि ये थोड़ा सा इधर अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो होगा दिस इज व्हाट, आर, ओके। तो हमेशा आप चीज़ नोटिस करोगे, अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो आई हमेशा आर से बड़ा होगा। वेयर एज अगर ऐसा हुआ कि अब यहाँ से मतलब फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि ग्लास वाले स्लैब से इसको बाहर एयर में निकलना है, तो ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से इसे बाहर जाना था, तो ये जो है बड़ा हो जाएगा यहाँ पर एंगल आप लोगों का, ठीक है। तो जो आर बनेगा यहाँ पर और ये जो आई होगा, तो हमेशा जो आई होगा वो क्या होगा, छोटा होगा देन आर। इज इट क्लियर टू यू। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए डेंस से अगर रेयर जा रहा है तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस रिफ्रैक्शन, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग फिनोमिनन्स हैं। जैसे अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं, तो जो डे होता है दैट इज लेंथन, या फिर स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं, मिराजेस बनते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आपके रिफ्रैक्शन के। डिस्पर्जन की अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा होगा रेनबोज वगैरह बनते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन। इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा ब्यूटीफुल कलर्स ऐसे मतलब जब भी आप बबल देखोगे ना सोप का, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर नजर आते हैं, ठीक है। या फिर ऑयल फिल्म पे भी आप देखोगे अलग अलग कलर्स नजर आते हैं, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, जैसे कि स्काई जो है ब्लू दिख रहा है, या फिर जो सन है वो रेड अपीयर होता है ड्यूरिंग सनराइज या सनसेट, इट्स एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस। आ गई बात समझ, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 डाल देती हूँ, 1 और 2 तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इसका आंसर बताओ बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कंडेंसेशन, इसके 5 एग्जाम्पल्स, बिकॉज ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल वाटर ऑन अ कोल्ड ग्लास, या फिर ड्यू ऑन ग्रास, स्टीमी बाथरूम मिरर, क्लाउड्स, या फिर विजिबल ब्रेथ इन विंटर, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल डांस, टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं, इसलिए इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे अगर मैं भरतनाट्यम की बात करूँ, तो दैट इज तमिलनाडु, कथकली केरला, ठीक है, के से याद रखना, ठीक है। मोहिनी अत्तम जो है दिस इज अगैन फ्रॉम केरला, उड़ीसी जो है उड़ीसा से है, ठीक है। कुचिपुड़ी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है, कथक जो है यूपी, और सत्रिया की अगर मैं बात करूँ दिस इज फ्रॉम असम, ठीक है। इन द सेम वे फोक डांस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली बता देती हूँ, जैसे कालबेला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिहू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑलरेडी जो पूछा जा चुका है, गरबा पूछा जा चुका है, घूमर पूछा जा चुका है, ठीक है। भांगड़ा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दीज आर द वन। लावनी भी ऑलरेडी आ चुका है। और इसी के साथ साथ ना कुछ जैसे फेस्टिवल ऑफ द स्टेट्स हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ से ये क्वेश्चन आता ही आता है, सो प्लीज़ इसको स्पेसिफिकली आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नागालैंड का आप याद रखो, ये सारे फेस्टिवल्स, एंड इसके साथ साथ ट्राइब्स आपको पता होने चाहिए, कौन सा ट्राइब है जो कि फॉर एग्जाम्पल हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है उसे सेलिब्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट चीज पे, दैट इज मैच द फॉलोइंग। नाउ यू विल बी डूइंग दिस बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू कहाँ पर क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे जैसे यहाँ पे बात करती हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, अहमदाबाद में, ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करनाल में है। एफआरआई की अगर मैं बात करूँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेयर इट इज़ हियर इन उत्तराखंड, स्पेसिफिकली देहरादून, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज ऑल्सो हियर, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी का जमशेदपुर में, ठीक है। धनबाद में क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ठीक है।
कोयम्बतूर में क्या है, चेन्नई में क्या है, बेंगलुरु में क्या है, बेंगलुरु वाले आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। तो प्लीज़ आप ये सब याद रखेंगे। और अभी रिसेंटली भी कुछ इंट्रोड्यूस हुए थे जो मैंने करंट अफेयर्स में ऐड किए हैं। दे वर 2 इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, वो दोनों के दोनों मैंने करंट अफेयर में, दैट टू इन 100 करंट अफेयर्स मैंने ये एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। अब देख लेते हैं फेमस ऑयल फील्ड्स इन इंडिया। जैसे अगर मैं बात करूँ, असम में कौन से दिग्बोय है, ठीक है, अरेबियन सी में मुंबई हाई है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन। स्टील प्लांट्स भी बहुत ज़रूरी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट जो है ये कहाँ पर है, दिस इज इन झारखंड। भिलाई स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर है, दिस इज इन छत्तीसगढ़, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज अबाउट व्हाट इकोसिस्टम के रिगार्डिंग है। स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, फंक्शंस गिवन है और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले हम इकोस्फीयर या बायोस्फीयर की बात कर लेते हैं। ये लार्जेस्ट और सेल्फ सस्टेनिंग ग्लोबल इकोसिस्टम है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, कहाँ पर अर्थ पे, और इंट्रैक्ट कर रहे हैं विद एटमॉस्फेयर जहाँ से उन्हें एयर मिल रही है, लिथोस्फियर जो लैंड है जहाँ पर वो रहते हैं, एंड हाइड्रोस्फियर जहाँ से उन्हें वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग जो यूनिट है इसको हम इकोस्फियर या फिर बायोस्फियर बोलते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। फिर आ जाते हैं जो इकोसिस्टम टर्म है, ये कॉइन किसने की थी, एजी ट्रांसले ने 1935 में, टू डिफाइन द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो बायोटिक्स होते हैं वो इंट्रैक्ट करते हैं खुद में और किसमें, सराउंडिंग जो फिजिकल एनवायरनमेंट है अबायोटिक्स के साथ। तो क्या ये सही है? येस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आपको बायोटिक पता होना चाहिए, मतलब एनीथिंग दैट्स लिविंग। अबायोटिक मतलब जो भी कोई मतलब नॉन लिविंग चीज़ है, जैसे कि आप लोग जानते हैं सॉइल के अंदर क्या होता है, ट्रीज जो हैं वो ग्रो करते हैं, तो ऑफकोर्स सॉइल इसमें क्या हो गया, अबायोटिक, मतलब इसमें ऑफकोर्स कोई जीवन तो नहीं है ना। एंड ट्री क्या हो गया यहाँ पर, दिस इज बायोटिक। इसमें अर्थवॉर्म क्या हो गए, दीज आर ऑल्सो बायोटिक। समझ आ गई बात। फिर आते हैं लिंडमैन्स 10% एनर्जी फ्लो लॉ, दिस इज स्टार मार्केट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं ना, कि नीचे वाला फॉर एग्जांपल सबसे नीचे कौन होगा, हर्बीवोर या फिर ऐसा कुछ होगा, और सबसे ऊपर जो खाता है कार्निवोर, जैसे लायन ही मान लो आप, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग होते हैं जिसमें नीचे फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकते हैं, जू प्लैंक्टन भी हो सकते हैं, एनीथिंग दैट इज पॉसिबल, ओके। तो यूजुअली आप क्या देखोगे, लायन तक जो ट्रॉफिक लेवल में जो ऊपर होते हैं ना, बहुत ही कम एनर्जी पहुंचते हैं। क्यों? बिकॉज हर लेवल पे 90% एनर्जी रिलीज होकर ऊपर सिर्फ 10% ही जा रही है, ठीक है। सो क्या ये सही है? येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। 10% एनर्जी स्टोर जो है वो ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में जाती है। फिर हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो कैन ईदर बी अपराइट या फिर इन्वर्टेड डिपेंडिंग अपॉन कि इकोसिस्टम जो है वो टेरेस्ट्रियल है या फिर एक्वेटिक है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो, एक्वेटिक के अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि अपराइट हो, ठीक है। इट्स नॉट शॉर्ट कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ मतलब इन्वर्टेड ही होगा, लेकिन येस यूजुअली आपको अपराइट दिखेगा। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन भी क्या है कि जब भी आप देखेंगे कि फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या कर रहे होंगे, वो बेसिकली सपोर्ट कर रहे होंगे लार्जर बायोमास में, जबकि ये कम होंगे, ठीक है, दे आर लेस, बट स्टिल जो ऊपर वाले लेवल तक है ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन है आपके, और ये ऊपर वाले जू प्लैंक्टन एंड देन फिशेज एक्सेट्रा। तो ये जो इन्वर्टेड वाला है, दिस इज यूजुअली सीन वेयर एक्वेटिक इकोसिस्टम में, लेकिन सारे एक्वेटिक जो हैं वो इन्वर्टेड होंगे, ये गलत है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जीपीपी। अच्छा चलो, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी होगा। आई होप स्टेटमेंट्स क्लियर हो गई, ठीक है। 1, 2, 3 और 5 बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 एंड 5 ओनली, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट से, इसलिए मैंने करवाया है। फिर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट हु इज़ हु, फर्स्ट वुमेन जिनको भारत रत्न मिला, अभी मैंने डिस्कस किया ही था आपके साथ, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट वॉज श्रीमती सरोजनी नायडू। करनाम मलेश्वरी जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, स्टार मार्केट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम इंग्लिश चैनल इज आरती साहा, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की कौन है, मिसेज एनी बेसेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट हु इज़ हु, जैसे नोबेल प्राइज इन मेडिसिन किसे मिला, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराया था, आई होप यू रिमेंबर दैट, ओके। फिर इकोनॉमिक्स में किसे मिला है, या फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है फर्स्ट। सो दीज कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन।
इसके बाद देख लेते हैं एक बार वॉर्स, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले मेडाइवल या फिर मॉडर्न से क्वेश्चन आते थे, इस बार इट वॉज क्वाइट शॉकिंग। वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर जो है, रशियन रिवोल्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ध्यान से देखना, एक तो नेपोलियन का जो बैटल ऑफ वाटरलू है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको कैसे याद करना है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जितने हैं वो सारे, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ताकि दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो। सो सेपरेटली पढ़ेंगे, जैसे बैटल ऑफ ब्रिटेन की अगर मैं बात करूँ, या स्टालिनग्राड जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कर्स्क, ये सारे के सारे जो हैं, बैटल ऑफ बर्लिन, ये सारे आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वेयर एज सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ फर्स्ट बैटल ऑफ मार्न, या फिर बैटल ऑफ सोमे, बैटल ऑफ वर्डुन, ये सारे के सारे आपके कौन से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज अबाउट अर्थक्वेक। बहुत ही ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे आता है, कि जैसे दिस इज नोन एज व्हाट, जहां से स्टार्ट होता है ना अर्थक्वेक, उसे बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वेव आके स्ट्राइक करती है ऑन सरफेस, जो पहली जगह स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। उसके अलावा जहां पर भी आ रही है, इन सारी की सारी वेव्स को बोला जाता है सरफेस वेव। और जितनी भी इंटरनली बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रही होती है उनको बोलते हैं बॉडी वेव। दो टाइप की होती है, पी वेव एंड एस वेव, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं पी वेव एस वेव। देखो, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर सरफेस वेव, ठीक है। उसके बाद पी और एस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़, पी मीन्स प्राइमरी, फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, ठीक है। दूसरी चीज़, ये वाइब्रेट कैसे करती है, अगर जैसे दिस इज द सरफेस, तो पैरेलली ही वाइब्रेट करेगी, आगे या फिर पीछे, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ, ये डिस्ट्रक्टिव इसी रीजन की वजह से कम है। वेयर एज एस वेव क्या करती है, ये ऊपर नीचे, मतलब नॉट पैरेलली, ये ऊपर नीचे जो है वो क्या करती है, मूव करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है एज कंपेयर टू वॉट, एज कंपेयर टू द पी वेव, ठीक है। अब पी वेव का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर सुनना, इट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। वेयर एज जो एस वेव, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर एस वेव्स, ठीक है। जो ये एस वेव है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ही ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। ये डिस्प्लेस कर देती है रॉक्स को, और कोलैप्स कर देती है स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर इनकी बात करूँ मैं, ये कंप्रेशनल वेव्स है। अब देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन, दैट इज पी वेव जो है, दिस कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस, बिल्कुल सही। एस फॉर सॉलिड, एस फॉर एस वेव्स, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास होती है, एग्जैक्टली राइट। एस वेव्स की अगर मैं बात करूँ, ऑफ कोर्स ये जो अंदर इंटीरियर पार्ट है, एज यू कैन सी यहाँ पर क्या है, इट इज़ लिक्विड, राइट, कोर जो है। सो अब अगर मैं एस वेव की बात करूँगी, तो वो यहाँ से तो नहीं पास हो सकती, बिकॉज सॉलिड से ही पास हो सकती है, तो ये बन जाता है इसका शैडो जोन, ये पूरा का पूरा शैडो जोन है, ठीक है। वेयर एज अगर मैं बात करूँ आपसे पी वेव्स की, तो इट विल पास थ्रू दिस। लेकिन आपने अभी भी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन का पढ़ा था, डू यू रिमेंबर दैट। उसमें क्या होता है कि जब भी डेंसर, रेयर, मीडियम से पास होती हैं चीज़ें, तो ऑफकोर्स उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो नाउ दिस इज पी वेव का शैडो जोन, ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ शैडो जोन जो है, ये प्रोवाइड करता है एविडेंस कि जो अर्थ का आउटर कोर है, दैट इज व्हाट, दैट इज लिक्विड, ठीक है। इज इट करेक्ट, येस, ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, सी 1, 2 एंड 3। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मैच द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग रिवर्स एंड द सिटीज, ठीक है। तो क्वेश्चन यूजुअली कैसे आते हैं, रिवर्स से क्वेश्चन आ जाएगा कि अच्छा बताओ कि राइट या फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है इनकी, या फिर कॉन्फ्लुएंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर सिटीज़ के रिगार्डिंग आ जाएगा कि इसके बैंक पे कौन सी सिटी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, दिल्ली, आगरा और मथुरा के बैंक पे है आपकी यमुना, ठीक है। अलकनंदा जो है इट पासेस थ्रू बद्रीनाथ, गोदावरी पासेस थ्रू नासिक, एंड मूसी जो है दिस पासेस थ्रू हैदराबाद, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि अगर मैं साबरमती की बात करूँ, अहमदाबाद, ठीक है। फिर अलकनंदा बद्रीनाथ है, ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी, ओके, म्यूसी ये तो ऑलरेडी अभी पढ़ाई मैंने आपको, चंबल, हुगली, ठीक है, झेलम, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। गंगा वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं बात करूँ इलाहाबाद, दिस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। और कहाँ कहाँ देखने को मिलती है रिवर गंगा, हरिद्वार में, पटना में, वाराणसी, कानपुर, ओके। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ जितनी भी सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, जैसे आप बात करें बर्लिन, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, काठमांडू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्बन, लंदन, ठीक है, न्यूयॉर्क, मॉस्को,
दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। तो ये याद रखना, टाइबर रिवर हुई, हडसन हुई, मॉस्कवा हुई, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। इसके साथ साथ और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे प्रयाग के रिगार्डिंग आ जाएंगे कि विष्णु प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग एक्सेट्रा, और ये तो भी मैंने आपको पढ़ाई दिया है। या फिर क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्गेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, डीपेस्ट रिवर एक्सेट्रा, इसके रिगार्डिंग आ जाएंगे। स्ट्रेट्स जो है ये तो ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ाई दिया है, 10 डिग्री चैनल आपको पता होना चाहिए, बॉस्फरस स्ट्रेट एक्सेट्रा, ठीक है। आई एम होपिंग ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक सिंस आई हैव गिवन यू द LMR, आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर ली होंगी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, नीति आयोग। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं, पहले प्लानिंग कमीशन होता था 1950 में, जो कि 5 ईयर प्लान दिया करता था, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लाया गया नीति आयोग। ये कब बना, जनवरी 1, 2015, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे मैम ये तो अपना 2017 तक प्लानिंग कमीशन काम कर रहा था। ऑफ कोर्स इट नीडेड सम टाइम टू स्टेबलाइज, तो 2017 तक लास्ट प्लानिंग कमीशन ने काम किया, देन नीति आयोग टुक ओवर, ठीक है। टॉकिंग अबाउट नीति आयोग, इसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ नोन एज द पॉलिसी थिंक टैंक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर आते हैं अटल इनोवेशन मिशन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, विकसित भारत, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके इंडिया को एक डेवलप नेशन की तरह देखना चाहते हैं 2047 तक, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये रिलीज होते हैं, सो यू शुड रिमेंबर दिस। अब बात कर लेते हैं जैसे गरीबी हटाओ, व्हेन एग्जैक्टली वॉज इट सेड, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। सो ऑफकोर्स जब रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात हुई थी 5th 5 ईयर प्लान के दौरान, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब प्लान की गई थी, तो 2nd 5 ईयर प्लान के अराउंड। तो बहुत ध्यान से सुनना, देखो पहले देश को किस चीज़ की ज़रूरत थी, खाने की, सो एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया। फिर जॉब अपॉर्चुनिटी लाने के लिए इंडस्ट्रीज़ पे डेवलपमेंट लाई गई, ठीक है। उसके बाद सिर्फ अनाज से काम नहीं चलेगा, और भी चीज़ों में हमें डेवलपमेंट लानी पड़ेगी। तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर भरोसा रख के ग्रोथ पे ध्यान देना, सस्टेनेबल ग्रोथ पे। फिर पॉवर्टी पे भी ध्यान देना कि यार इसको कैसे हम रिमूव करें। उसके बाद ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप तो हो गई, अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें डेवलप करना है। फिर हमें कंप्यूटर वगैरह आ गए इस टाइम पे, तो मॉडर्नाइजेशन ला के उसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और डेवलप करनी है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर अब सारी सिटीज़ तो हो गई है डेवलप, अब हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लाएंगे बाहर से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके थ्रू MNCs आएंगी और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डेवलप होंगी। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज द लास्ट वन। क्लियर हो गया। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज़ लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बाय मी, 30 मिनट्स की एक वीडियो है उसमें। अगर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो तो उसमें गांधी जी और दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ ब्रह्मो समाज एक्सेट्रा, इसके जो फाउंडर्स हैं, ये 2 टॉपिक्स 100% वहाँ से कंप्लीट कर लेना। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड एज़ यूजुअल मैं फिर से बात करना भूल गई यार, मैं क्या करूँ, मेरी आदत ही ऐसी हो गई, सिर्फ पढ़ाते रहो, ठीक है। तो बस एक बार मैं आपके साथ थोड़ा सा टॉपर्स माइंडसेट जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो 2 चीज़ें दैट हैज़ helped me immensely in getting all India rank 26 in my first attempt, getting recommended 5 times, जबकि हर बार मुझे ऐसा लगता था यार मेरा सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, how will I make it through clearing FCAT every time? The only reason was that I had 2 things in my mind. The first one was अगर ये नहीं हुआ तो यार और कुछ सही तो क्या हो गया, ऐसा नहीं है ना कि दिस इज़ द लास्ट थिंग। और दूसरी चीज़, मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा, ठीक है। सो अगर नहीं हुआ तो दिस यूज टू हेल्प मी इन किलिंग माई एंग्जाइटी कि यार ठीक है ये नहीं तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है लाइफ में, एंड मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा, दिस वॉज सेल्फ बिलीफ, ठीक है। तो इस बिलीफ ने मुझे जो है दिस हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन क्रिएटिंग अ माइंड सेट वेयर आई वॉज नेवर टेंस्ड कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो यार मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी, आखिरी मोमेंट तक भी ना, हर किसी को ऐसा ही लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, यार किसी का भी सिलेबस आखिरी मोमेंट तक कंप्लीट नहीं होता है। जितना तुमने कर लिया उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करके आओ। आई एम श्योर अगर तुमने मेहनत करी है ना तो पक्का तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होगा, दिस इज़ माई गारंटी टू यू, ठीक है। ऑल्सो एग्ज़ाम को कैसे परफॉर्म करना है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, मतलब
जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा बेस्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जो भी है ना, वहाँ से स्टार्ट करना। बिकॉज जब तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें एक वो एड्रेनलिन रश मिलेगा कि यार दिस इज समथिंग आई नो, ये पेपर तो बहुत ईजी है एंड दिस विल हेल्प यू इन डूइंग दिस पेपर इवन बेटर। वो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन तुम बहुत आराम से कर पाओगे। एंड अगर तुम्हें स्टार्टिंग में ही फील हो गया ना यार दिस पेपर इज सो डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, जो आता है वो भी गलत करके आओगे। सो प्लीज ट्राई डूइंग दिस, फोकस ऑन द एरियाज जो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। और भाई एक बात बता देती हूँ, किसी का सिलेबस आखिरी तक ख़त्म नहीं होता, जो मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। सो प्लीज़ मेक श्योर जो तुमने पढ़ा है उसे अच्छे से यूज़ करो। ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर दैट यू विल मेक मी वेरी वेरी प्राउड। आई विल बी ईगरली वेटिंग। यार बहुत मेहनत करी है तुम लोगों के साथ एवरी सिंगल डे, एंड बिलीव मी अभी भी आज मैंने रात भर उठ के ये वीडियो बनाई है। सो प्लीज़ मेक श्योर that once your exam is over, do drop me a message on WhatsApp, Telegram, wherever possible. I would be happiest to hear from all of you. बस अब शांति के साथ एग्ज़ाम दे के आओ एंड रॉक इट, यू विल श्योर क्लियर इट।